नड्डा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नड्डा जी जिंदाबाद। नड्डा जी आप संघर्ष करो, छत्तीसगढ़ आपके साथ है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज के इस परिवर्तन यात्रा में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष सम्माननीय श्री अरुण साहू जी, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन सरोज पांडे जी, हमारे यहां के इस चुनाव के प्रभारी सम्माननीय ओम माथुर जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री नारायण चंदेल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन लता उसेंडी जी, प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन जी, भारत सरकार में मंत्री रेणुका जी, यहां के लोकप्रिय सांसद बहन गोमती साय जी, हमारे यहां उपस्थित पूर्व में रहे मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और यहां जसपुर में एकत्र आए देवियों और सज्जनों, माताएं बहनें और मेरे जुझारू नौजवान साथियों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। सबसे पहले तो जब मैं जसपुर में आया हूं और आने पर बालाजी भगवान के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला और मैंने वहां प्रार्थना की बालाजी भगवान के सामने कि हम सब लोग जिस समाज की भलाई के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए जो आज ये परिवर्तन यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, उसको बालाजी भगवान का आशीर्वाद मिले और हम सफल हों ताकि छत्तीसगढ़ विकास की ओर ठीक ढंग से आगे बढ़े। इसलिए पुनः बालाजी माता को, बालाजी भगवान को नमन करते हुए अपनी बात को मैं प्रारंभ करता हूं। मित्रों, जब मैं जसपुर में आया हूं तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने दिलीप सिंह जुदेव जी के बारे में चर्चा की। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी महान नेता तो थे ही, महान आत्मा तो थे ही, लेकिन वो महान समाज सुधारक भी थे और प्रदेश को आगे ले जाने वाले नेता। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ काम करने का। वो हमारे लोकसभा के भी सदस्य रहे, राज्यसभा के भी सदस्य रहे। हम सब लोग जानते हैं कि यहां बहुत से लोग जय जुदेव के नाम से उनका अभिवादन करते थे। वो सिर्फ नेता नहीं थे, वो देश को एकता के माला में पिरोने वाले, हमारे नेतृत्व करने वाले नेता थे। इसको भी हमको समझना चाहिए। घर वापसी, धर्मांतरण के खिलाफ, समाज को एकत्र करना, इकट्ठा करना, राजनीतिक मुद्दों पर पूरी ताकत से जवाब देना और राजनीतिक मुद्दों पर जवाब देते देते अपने अस्तित्व को दांव में लगा देने वाले ऐसे देखे तो दिलीप सिंह जुदेव देखे। मुझे आज भी याद है 2003 में मैं अपने प्रदेश में मंत्री था और मुझे यहां चुनाव में भेजा गया था।
मुझे उस समय का दिलीप सिंह सुदेव जी का भाषण याद है, जब उन्होंने कहा था कि ये भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार को नस्तो नाबूद कर दो, इसको जड़ से उखाड़ दो, और मैं अपनी मूंछ को दांव पर लगाता हूं, ऐसे दिलीप सिंह सुदेव थे। आज इस पवित्र धरती पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है और हम यहां से परिवर्तन यात्रा की प्रारंभ कर रहे हैं। वो जहां भी होंगे उनकी एक ही तमन्ना होगी कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ करके फेंक दे और परिवर्तन यात्रा सफल हो, यही उनकी आत्मा चाहती है। बोलिए, सुदेव जी की कहे हुए बातों को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं स्टेडियम के पीछे से सुनना चाहता हूं, करेंगे कि नहीं करेंगे? मित्रों, उन्होंने अपना सारा जीवन सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए, नैतिकता के लिए, धर्म के लिए उन्होंने सारा जीवन लगा दिया। और आज जब ऐसे पवित्र भूमि से मुझे परिवर्तन यात्रा का प्रारंभ करने का सौभाग्य मिल रहा है, तो उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए हम संकल्प लेते हैं कि यह परिवर्तन यात्रा सफल होगी। इसके लिए हर कुछ करेंगे और पूरी ताकत से लगेंगे, इस बात का हमको विश्वास लेना चाहिए। मित्रों, जब हम बात करते हैं, अभी यहां पर भूपेश बघेल की बात हो रही थी। बोलिए, कांग्रेस पार्टी ने आपसे पिछले 5 साल में छलावा किया कि नहीं किया? छलाया कि नहीं छलाया? आपको गुमराह किया कि नहीं किया? उन्होंने कोई भी मैनिफेस्टो की बातें पूरी की है क्या? पूरी की है क्या? जो कह के आए थे उसके विपरीत काम किया कि नहीं किया? मित्रों, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आज यहां पूछने आया हूं माताओं से। बताओ, 500 रुपए प्रति माह माताओं को मिल गया क्या? मिल गया क्या? मिला क्या बहने? मैं जानना चाहता हूं कि जो ये कहा गया था कि गरीब माताओं को, बहनों को 4 मुफ्त गैस का सिलेंडर मिलेगा, मिल गया क्या? मिल गया क्या? मित्रों, मैं अपने आदिवासी भाई, जनजाति भाई, किसान भाई, उनसे पूछना चाहता हूं कि जो भूपेश बघेल ने कहा था कि भूमिहीन लोगों को हम जमीन देंगे, उनको जमीन मिल गई क्या? जमीन मिल गई क्या? मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये भूपेश बघेल के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। खाने के लिए भ्रष्टाचार और दिखाने के लिए माताओं को प्रति माह 500 रुपए दूंगा, भूमिहीन लोगों को जमीन दूंगा, नौजवानों को भत्ता दूंगा। नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिल गया क्या? मिल गया मेरे नौजवान भाई? मिला क्या पिछले 5 साल में? ये है जिस तरीके से भूपेश बघेल ने सरकार पिछले 5 साल में चलाई है। और ये परिवर्तन यात्रा क्यों है? ये परिवर्तन यात्रा इसलिए है कि पहले भी हमने आपकी सेवा की है, आगे भी आपकी सेवा करेंगे, और हम वायदा करते हैं कि गरीब कल्याण में जो मोदी जी ने काम चलाया है उसको भी फिर से छत्तीसगढ़ की धरती पर उतारेंगे और गरीबों का कल्याण करेंगे। किसानों का सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, युवाओं को आगे बढ़ाने वाला काम करेंगे,
और छत्तीसगढ़ के इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से भूपेश बघेल और उसकी सरकार का भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ की जनता के सामने लाएंगे और उस सरकार को, उस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम छत्तीसगढ़ की जनता करे, इस बात के लिए परिवर्तन यात्रा चलाएंगे। मित्रों, हम जानते हैं कि 12 तारीख को दंतेश्वरी माता जी का आशीर्वाद लेकर के दंतेवाड़ा से एक यात्रा चली है जो 45 विधानसभा से होकर के आएगी और उसी तरीके से आज जो ये यात्रा शुरू हो रही है यह भी 40 विधानसभाओं से होकर बिलासपुर पहुंचेगी और वहां पर दोनों यात्राएं मिलेंगी, जन जन के बीच में संदेश देगी और माननीय प्रधानमंत्री जी का हमको आशीर्वचन और मार्गदर्शन वहां बिलासपुर में मिलेगा। इसको ध्यान में रखिएगा, ये परिवर्तन यात्रा इस तरीके से आगे बढ़ेगी। मित्रों, मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं, आज देखिए, आप बताइए, मोदी जी के नेतृत्व में देश की इज्जत दुनिया में बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आपने अभी देखा ये G20 का सम्मेलन आपने देखा आपने टेलीविजन पर देखा। ये बताता है कि आज भारत पिछलग्गू नहीं है, आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया को संदेश दे रहा है और दुनिया को आगे बढ़ाने के काम में अपना योगदान कर रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके से दुनिया के 20-21 शीर्ष नेता आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि पर जाकर एक साथ नमन करते हैं, शीश झुकाते हैं। ये आज भारत की ताकत बनी है, ये हमको समझना चाहिए कि दुनिया अब हमको कैसे देख रही है। बहुत सम्मेलन होते हैं, G7, G20, बहुत से कार्यक्रम होते हैं, लेकिन कार्यक्रम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे ये कभी कभी होता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी इस बारे में सफल हुए कि 20 देश के अलग अलग विचार हो सकते हैं, 20 देश के अलग अलग सोच हो सकती है, 20 देशों का अलग अलग एक दूसरे देशों को देखने का नजरिया हो सकता है, 20 देश का भारत के प्रति भी देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन सब मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जी के बताए रास्ते को मानते हुए दिल्ली का डिक्लेरेशन करते हैं और दिल्ली में सहमति लाते हैं। यह पहली बार होता है, यह हमको देखना चाहिए। यह दिल्ली में दिल्ली डिक्लेरेशन, ये G20 का एक बहुत ही, पहली बार नहीं, पहले भी हुए हैं, लेकिन एक जिस तरीके की स्थिति दुनिया में पैदा हुई है उसमें ये एक बहुत ही नायाब कामयाबी मिली है, इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, कभी आपने सोचा था कि हमारा चंद्रयान पहली बार दुनिया में साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव में पहला सैटेलाइट उतरेगा तो वो भारत का उतरेगा? इसको भी सफल किया है तो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और साइंटिस्टों के कर्तव्यों ने, उनका जिसको कहते हैं उनका योगदान, जो साइंटिस्ट हमारे दिन रात लगे रहे और जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रोत्साहन मिलता रहा, आज उस कारण से चंद्रयान का हमारा कार्यक्रम दक्षिणी ध्रुव पर सफल हुआ है, वह भी आप सब लोगों ने देखा है। मित्रों, मैं यहां एक बात और आपको बताना चाहता हूं और वो यह बताना चाहता हूं कि अगर हम देखें तो दुनिया में आज आर्थिक मंदी है, कोरोना की लड़ाई के कारण, यूक्रेन की लड़ाई के कारण और कोरोना के आपदा के कारण दुनिया में आर्थिक मंदी आई है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि इस आर्थिक मंदी में भी
अगर सबसे तीव्र गति से कोई आर्थिक दृष्टि से बढ़ता हुआ देश है तो वो भारत देश है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। पिछले 2 सालों में हम लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में 10वीं नंबर की अर्थव्यवस्था से आज हम 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। और अब वो दिन दूर नहीं है, 2024 के बाद हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। उस ओर हमारे कदम चले। आप सब लोगों के हाथ में मोबाइल है। 9 साल पहले 2014 में आपके पास जो मोबाइल होता था उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना। 92% मोबाइल चाइना में बनते थे और हम भारतीय इस्तेमाल करते थे। आज 97% मोबाइल आज भारत में बन रहे हैं और एप्पल भी अब भारत में बन रहा है। यह बदलता भारत है। आपको जानकर खुशी होगी कि ऑटोमोबाइल में, ये गाड़ियां बनाने में दुनिया के जापान को पछाड़कर हम तीसरे नंबर की मार्केट बन गए हैं। ये भारत बढ़ता भारत है। इस्पात में, स्टील में हम दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। इसलिए आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो देश आज मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। यह भी हम सबको ध्यान में है। लेकिन यही नहीं है। मैं जब जसपुर आया हूं तो मुझे खुशी है कि आपके साथ मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इन सब की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपको जानकर के खुशी होगी कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। अब वो मिडिल इनकम ग्रुप में आ गए हैं। कितने लोग? 13.5 करोड़ लोग। 22% की गरीबी से हम 10% पर आ गए हैं। और आपको जान करके और खुशी होगी कि भारत में अति गरीबी अब 1% से भी कम है। 1% से भी कम है। और ये क्यों हुआ है? इसलिए कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसको प्रारंभ किया। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हम लोगों ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल देने का निश्चय किया ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसकी व्यवस्था की। इसलिए आज अति गरीबी घट गई है। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तो आज 11 करोड़ 78 लाख किसानों को हर चौथे महीने 2,000 और साल का 6,000 देने का निर्णय किया है। आज किसान को किसी साहूकार के पास जाने की जरूरत नहीं है कि वो साहूकार के पास जाए और पैसे मांगे और तब जाकर के अपना यूरिया खरीदे, तब जाकर के अपने बीज खरीदे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी 11 करोड़ 78 लाख किसान के खाते में 2,000 रुपए हर चौथे महीने पहुंचा देते हैं, उसके बैंक के खाते में डाल देते हैं। यह है अंतर। आज जल जीवन मिशन में 9 करोड़ 82 लाख यानी 10 करोड़ लोगों तक हम हर घर नल पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें 26.5 लाख हमारे हर घर जल की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जहां 4 करोड़ घर बन रहे हैं, नोट करना मेरी बात को, 4 करोड़ घर बन रहे हैं, वहीं इसी के लिए 14 लाख 80 हजार घर छत्तीसगढ़ में बनने के लिए सैंक्शन दिया गया है। लेकिन दुख के साथ बोलना पड़ता है, मैं परिवर्तन यात्रा क्यों बोलता हूं कि परिवर्तन करो।
इसलिए कि 14,80,000 में से भूपेश बघेल ने 12 लाख लोगों को उनके कागजात दिल्ली पहुंचने से रोक दिया है और 12 लाख लोग आवास से वंचित हो गए हैं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। बोलिए, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? मित्रों, जो 12 लाख गरीब लोगों का घर की व्यवस्था जो मोदी जी देना चाहते हैं, जिसके लिए पैसे सैंक्शन कर दिए हैं, और संख्या कितनी है? 12 लाख। और वो 12 लाख के कागजात भूपेश बघेल दिल्ली नहीं पहुंचाता, इनको परमिशन नहीं देता। और मुझे जानकर के और भी दुख हुआ कि एक परिवार के 5 लोग कच्चे मकान में, वो मकान गिर गया और वो दब गए, और जो दबे वो परिवार वो था जो प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रतीक्षा सूची में जिसका नाम था, और भूपेश बघेल ने उन तक उसको सैंक्शन देने से इनकार किया। बोलिए, ऐसी सरकार को रहने देने का अधिकार है? रहेगी क्या ऐसी सरकार? परिवर्तन करेंगे ना? परिवर्तन होना चाहिए ना? मित्रों, अगर हम स्वच्छ भारत की बात करें, मुझे याद है ये जो नेशनल हाईवे है 43, हम लोग जब शाम को गाड़ियों से जाया करते थे तो हमारी महिलाएं झुंड की झुंड सड़कों पर लोटा लेकर अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए निकला करती थी। बोलिए, ये तस्वीर होती थी कि नहीं होती थी? होती थी कि नहीं होती थी? किसी ने महिलाओं की इज्जत की चिंता नहीं की। किसी को यह नहीं लगा कि इनके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम महिलाओं को इज्जत घर देंगे और स्वच्छता की दृष्टि से काम करेंगे। आज मुझे खुशी है कि 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर देकर उनके इज्जत की रक्षा की है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। यह महिला सशक्तिकरण हुआ है। और आपको जानकर के आश्चर्य भी होगा और संतोष भी होगा कि छत्तीसगढ़ में 34.5 लाख इज्जत घर बने हैं। इसका मतलब 34.5 लाख बहनें अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करते थे। और वही नहीं, उनके साथ उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चे भी इसी तरीके का जीवन जीने के लिए मोहताज हो गए थे। अरे सही मायने में महिलाओं को इज्जत देकर आजादी किसी ने दी तो वह नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान के तहत दी। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आयुष्मान भारत 10 करोड़ 74 लाख परिवार और उसमें से लगभग 36 लाख परिवार हमारे छत्तीसगढ़ के 36 लाख परिवार, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, उनको 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर, गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए, इलाज के लिए पैसे देने की व्यवस्था 5 लाख रुपए हर साल देने की व्यवस्था की है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। यहां बैठे हैं सब लोग, ये सब कोई ना कोई एमपी हैं, एमएलए हैं या रहे हैं। इनसे पूछिए आज से 10 साल पहले क्या होता था। ये अर्जियां लेकर के जाते थे और कहते थे, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, ये गरीब आदमी है, इसका हार्ट का ऑपरेशन होना है, इसको वेल्व लगना है, इसका बाईपास होना है, इसकी किडनी बदलनी है, इसको हर्निया का ऑपरेशन होना है, इसको कैंसर का इलाज करना है। 1.5 लाख रुपए दे दो, 2 लाख रुपए दे दो, 3 लाख रुपए दे दो। बोलिए, मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? और मुख्यमंत्री तय करते थे, चलो 1.5 लाख मांगा है, 1 लाख दे देते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 54 करोड़ लोग, देश की 40% की आबादी को हर साल 5 लाख रुपए गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए इंतजाम किया है। आयुष्मान भारत में यह समझना चाहिए।
बोलो ये बदलता भारत है कि नहीं है? बोलो ये देश आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? बोलो गरीबों का सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं हुआ? मित्रों, अगर मैं विकास के बारे में कहूं, छत्तीसगढ़ ने जो भी विकास देखा है, आप बोलिए नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आपके यहां 5 नेशनल हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आप बताइए रायपुर से धनबाद तक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बताइए धनबाद से रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम तक कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? रायपुर की दृष्टि से आप बताइए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर को, छत्तीसगढ़ को दिया गया कि नहीं दिया गया? आप बताइए मेडिकल कॉलेजेस दिए गए कि नहीं दिए गए? आप बताइए अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज खुला कि नहीं खुला? क्या विकास के काम हुए हैं? रेल में, रोड में, नेशनल हाईवे, एलिवेटेड रोड, कॉरिडोर, हर दृष्टि से विकास के काम हुए हैं। लेकिन मैं यहां पर यह भी आपको बताना चाहता हूं कि जब हम विकास के दृष्टि से आगे बढ़े हैं तो वहीं हम यह भी देखते हैं कि आदिवासी भाई, हमारे जनजाति भाई, उनके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशेष ध्यान देने का काम किया है। अगर हम 15 अगस्त को जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं तो मुझे यह भी खुशी है कि भारत के पहला राष्ट्रपति महिला बनाने का काम द्रौपदी मुर्मू को किया, तो वह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने किया। अगर हम जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाते हैं तो मुझे खुशी है कि आज देश में 27 सेंटर्स फॉर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज बजट का एलोकेशन हमारे जनजाति भाई के लिए 3 गुना बढ़ा दिया गया है, 3 गुना कर दिया गया है। आज मुझे खुशी है कि हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, यानी हमारे आदिवासी भाइयों के लिए जो कंपोनेंट फंड है, जो सिर्फ ट्राइबल के भाइयों पर खर्च होना है, वो 5 गुना बढ़ा दिया गया है। और उसी तरीके से एकलव्य स्कूलों पर 22 गुना बढ़ा दिया गया है। आप बताइए जनजाति भाइयों के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कितनी कोशिश की गई है, और 5 गुना, 3 गुना, 22 गुना ये उनका फंड, उनका बजट बढ़ाने का काम किया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं कि जहां हम चरण पादुका के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे और ट्राइबल भाइयों को चरण पादुका देने का काम कर रहे थे, उसको भूपेश बघेल ने रोक दिया कि नहीं रोक दिया? रोका कि नहीं रोका? रोका कि नहीं रोका? ये एंटी ट्राइबल काम करने का काम ये करते हैं, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, आजकल सनातन धर्म पर बहुत चर्चा हो रही है, बहुत चर्चा हो रही है। 1 तारीख को मुंबई में ये इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस, INDI अलायंस, इंडी अलायंस, ये घमंडिया अलायंस, ये घमंडिया अलायंस मुंबई में 1 सितंबर को बैठक करता है और 3 सितंबर को इनके मजबूत घटक में मजबूत पार्टनर DMK स्टालिन, जो वहां का मुख्यमंत्री है, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वो सनातन धर्म को गंभीर बीमारियों के साथ जोड़ करके देख करके उसका निरादर करता है। वह हर तरीके से सनातन धर्म का निरादर करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। और उसी के बाद दूसरे दिन 4 सितंबर को हमारे खड़गे साहब के बेटे प्रियांक खड़गे, जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, वह दोबारा सनातन धर्म पर आक्षेप करते हैं। और उसके बाद तमिलनाडु का एक मंत्री दोबारा आक्षेप करता है। मैं क्या समझूं इसको? आज दिन तक सोनिया गांधी चुप है, आज दिन तक राहुल दुनिया भर में जाकर के संविधान की बातें करते हैं, लेकिन एक शब्द इस पर कहने से बचते हैं। मैं क्या मानूं? मेरा आरोप है कि मां बेटा दोनों
सनातन धर्म को गाली देने का और सनातन धर्म का निरादर करने का जो मुंबई बैठक का एजेंडा था, उसको पूरा करने का काम डीएमके और अन्य पार्टियों को सौंपा गया है। और ये असल में एजेंडा माता सोनिया और बेटा राहुल का है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। दुनिया जहान में आप संविधान के बारे में चर्चा करते हो जाकर कि भारत में संविधान की रक्षा नहीं हो रही है। क्या संविधान में लिखा है कि किसी धर्म को, किसी विचार को, किसी आस्था को गाली दी जाए? क्या संविधान ने यह अधिकार दिया है कि तुम किसी धर्म को निरादर करो? कौन से संविधान के किस प्रावधान में लिखा है? और तुम संविधान की दुहाई देने लगे हो और तुम कहते हो कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। अरे तुम्हारे मोहब्बत की दुकान में ये नफरत का सामान बिकता है। इसको तुमको समझना होगा और यह तुम्हारे कारण से होता है। आप बताइए, क्या भारत की जनता सनातन पर आक्षेप सहेगी? क्या भारत की जनता सनातन पर आक्षेप सहेगी? मित्रों, क्या हुआ है? और चुप है, कांग्रेस पार्टी चुप है, बोलने की हिम्मत नहीं है, बोलती बंद है, जुबान पर ताला लग गया है। और ये सेक्युलर बनते हैं, ये संविधान के रक्षक बनते हैं, ये मोहब्बत की दुकान चलाने वाले हैं और नफरत का सामान बेचते हैं। मित्रों, जनता में परिवर्तन यात्रा में यह भी समझाना है और मुझे पूछना है भूपेश बघेल से, तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हारा क्या कहना है इस विषय पर? सनातन धर्म पर तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम कांग्रेस पार्टी जिस विचार को लेकर के आगे चलिए उसके साथ सहमत हो? ये मुद्दे हैं जिस पर हमें उत्तर चाहिए। अभी G20 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हमारे जो आदिवासी है, महिला है, उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया। आपको बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है कि आपके मुख्यमंत्री उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। क्या यही जनजाति हमारे संबंध रखने वाले राष्ट्रपति के प्रति इज्जत है? भूपेश बघेल जवाब दे। क्या तुम्हारी इज्जत भारत के राष्ट्रपति से ज्यादा है? क्या तुम्हारी इज्जत G20 के सम्मेलन के दिए गए राष्ट्रपति के भोज में जाना तुम्हारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्य नहीं था? तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। खड़गे साहब लाल किला में झंडोत्तोलन के समय वहां उपस्थित नहीं होते हैं। भूपेश बघेल राष्ट्रपति के भोज में उपस्थित नहीं होते हैं। ये ऐसे लोग जो आपका नेतृत्व कर रहे हैं, परिवर्तन चाहिए। ऐसे लोगों को परिवर्तन करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? मित्रों, एक बात याद रखिए, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। अब भ्रष्टाचार की बात कर लेते हैं। आप बताइए, अभी अभी हमारे अरुण साहू जी, अध्यक्ष जी चर्चा कर रहे थे। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, ये बताइए शराब का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? कितने का हुआ? 2161 करोड़ रुपए का। आप बताइए चावल घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? चावल घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? 5000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। कोल स्कैम, कोयला का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? यूरिया का